देखिए आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली प्रश्नावली में आप लोगों को हमने बताया था कि अगर किसी भी मान में उसमें होने वाले परिवर्तन की दर को हमें ज्ञात करना है तो किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद में आज क्या है, आप लोगों को हम उसी के आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें लेके चलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक का जो नाम है वे है वर्धमान और ह्रासमान फलन, यानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान और ह्रासमान फलन। तो आइए सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वर्धमान फलन किसे कहते हैं और ह्रासमान फलन किसे कहते हैं, इनमें अंतर क्या होता है। तो इसके लिए देखिए इनमें कुछ परिभाषाओं पर हम जरा गौर करें। सबसे पहली परिभाषा यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ पर माना माना वास्तविक फलन या के प्रांत में, प्रांत मतलब जो x की वैल्यू को डिफाइन करते हैं, यानी वास्तविक फलन f के प्रांत में i एक अंतराल है। i क्या है? i इंटीजर है, यानी जिसको हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो फलन f के प्रांत में i एक अंतराल है, तब f जो है अंतराल i में वर्धमान होगा, यानी ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कब होगा? अगर हम x1 और x2 कोई दो मान ऐसे लें, इसमें उसी i में x1 और x2 कोई दो संख्याएं इस प्रकार लें कि x1 इज लेस देन x2 हो, तो फिर हमें f ऑफ x1 भी लेस देन f ऑफ x2 मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिलता है तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया फलन है वो वर्धमान फलन है। यहाँ लिखा हुआ है फॉर ईच x1, x2 बिलोंग्स टू i, मतलब x1 और x2 के प्रत्येक मान जो होंगे किसमें होंगे? i में होंगे। इसका एक उदाहरण देख लीजिए। अगर हम यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर हम f(x) बराबर 3x + 5 ले लें और यहाँ पर हम x1 और x2 किन्हीं दो मानों के लिए निकालें और ये लेके चले कि x1 का मान x2 से छोटा है, x1 का मान x2 से छोटा हम ये लेके चलेंगे जैसा कि इसमें ये कंडीशन लिखी हुई है, और इससे हमें ये कंडीशन देखेंगे मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो उसमें देखिए x1 इज लेस देन x2 हम लेके चल रहे हैं। अब इसमें x1 में तो ये 3x + 5 है, तो इस प्रकार का पद बनाने के लिए दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x1 लेस देन 3x2। अब 3x के बाद +5 है तो 3x1 प्लस दोनों तरफ 5 जोड़ देंगे तो 3x1 + 5 लेस देन 3x2 + 5। तो ये जो 3x1 + 5 बना ये आपका f ऑफ x1 होगा, क्योंकि f ऑफ x बराबर 3x + 5 है, तो f ऑफ x1 का मान होगा 3x1 + 5। तो ये मान वही निकल के आ गया है, लेस देन उसी तरह से ये मान होगा f ऑफ x2 का। तो देखिए x1 इज लेस देन x2 हम लेके चल रहे हैं, और जो फलन दिया जा रहा था हमको जब बना रहे हैं यहाँ पर तो हमें मिल रहा है f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, यानी वही हम बता रहे हैं कि अंतराल i में कोई भी दिया गया फलन वर्धमान तभी होगा जब उस i में हम x1 इज लेस देन x2 ले, इंप्लाइज दैट उससे हमें मान मिल जाए f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। अगर ऐसा संभव होगा तो फिर जो फलन दिया गया फलन है वो अंतराल i में एक वर्धमान फलन होगा। इसी तरह से अंतराल i में वो ह्रासमान है, वो दिया गया फलन यदि x1 इज लेस देन x2 ले, लेकिन हमें इसका अपोजिट मिल जाए। अपोजिट मतलब ये हुआ कि अगर ये x1 लेस देन है तो इसके x1 पर जो फंक्शन होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी अगर हम लेके चले x1 इज लेस देन x2 तो हमें f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 होना चाहिए। अगर हम लेके चले x1 ग्रेटर देन x2 तो f ऑफ x1 लेस देन होना चाहिए, मतलब अपोजिट रिलेशन मिलना चाहिए। तो अगर इस प्रकार का रिलेशन मिलता है तो फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो दिया गया फलन है उस दिए गए अंतराल पर क्या होगा? ह्रासमान फलन निर्धारित करेगा। तो इस प्रकार से ये डेफिनेशन से आप कर लीजिए वर्धमान फलन की और ह्रासमान फलन की। और ये भी एक तरीका भी है किसी भी दिए गए फलन को वर्धमान या ह्रासमान निकालने का। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में इसी की एक दूसरी परिभाषा इसकी है, क्योंकि इसमें जो कंडीशन अप्लाई की गई है ये भी जो है ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसका भी प्रयोग हम अधिकतर सवालों में किसी दिए गए फलन को
वर्धमान या ह्रास मान को निकालने के लिए करेंगे। जैसे देखिए परिभाषा क्या लिखी हुई है कि माना यह एक अंतराल है, एफ जो है एक क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पर, देखिए यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है यानी ये बंद अंतराल है, इसको कहेंगे जो फलन यफ है वो अगर क्लोज इंटरवल पर सतत है और ओपन इंटरवल पर, ओपन इंटरवल क्या होता है जिसमें छोटा ब्रैकेट लगा हो, ओपन इंटरवल ए कोमा बी पर अवकलनीय है, ठीक है। अगर कोई फलन क्लोज इंटरवल पर सतत हो और ओपन इंटरवल ए कोमा बी पर अवकलनीय हो तो फिर क्या होगा, ए कोमा बी यानी क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में वो दिया गया फलन वर्धमान होगा, लेकिन वो वर्धमान तभी होगा जब उस ए कोमा बी पर यक्स के प्रत्येक मानों के लिए एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0 हो, एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0, यानी अगर एफ एक्स पे फलन दिया जा रहा है और एफ डैश एक्स का मान हम ग्रेटर देन 0 निकाल के लाते हैं, ये प्रमाणित हो जाता है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो हम कह सकते हैं कि उस दिए गए अंतराल आगे देखिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो हमने बताया अभी कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फिर वो दिया गया फलन क्या होगा, वर्धमान फलन होगा। लेकिन उसके पहले हमको ये चेक कर लेना है कि जो यफ है वो क्लोज इंटरवल पर सतत होना चाहिए, ओपन इंटरवल पर अवकलनीय होना चाहिए, तो फिर एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर जो फलन है वो वर्धमान फलन होगा। अब इसके बाद में इसी प्रकार से इसकी जो दूसरी कंडीशन है वो फलन दिया गया फलन आसमान होगा यदि एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो इस प्रकार से ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, किसी भी दिए गए फलन को वर्धमान व आसमान फलन सिद्ध करने के लिए इन कंडीशंस का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद इसको हम अगर डायग्राम मेथड से समझें तो देखिए यहाँ पर ये फलन बना हुआ है, इस फलन में ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इस डायग्राम में देखिए ये एक्स वाई एक्स ये मूल बिंदु है, तो यहाँ देखिए ये एक फलन को निर्धारित कर रहा है y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स एक फलन को ये स्पष्ट कर रहा है। और यहाँ देखिए जैसे जैसे यक्स के मान में बढ़ोतरी होती है उसी प्रकार y के मान में भी बढ़ोतरी होती है। जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए कि ये x का मान इस पॉइंट पर जो है तो उस समय y का मान ये, ठीक है। अगर कुछ समय बाद फिर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने x के मान में बढ़ोतरी की, जैसे ये x1 है और ये x2 है, तो x2 हमने बढ़ा लिया उससे, तो देखा हमने उसका जो हमें मान प्राप्त होगा y पर, ये क्या है पहले y का मान ये था, अब y का मान इस लेंथ में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे x के मान में बढ़ोतरी हो रही है उसी तरीके से y के मान में भी बढ़ोतरी मिल रही है। तो जब x1 इज लेस देन x2, x1 का मान क्या होगा लेस देन x2 है यहाँ पर, तो उसी प्रकार से जो f ऑफ x1 का मान ये मिला है और यहाँ पर f ऑफ x2 का मान मिला है, तो f ऑफ x1 का मान भी लेस देन होगा f ऑफ x2। और जब ये कंडीशन मिल जाए तो हम ये देखिए कंडीशन लिखी हुई है, तो दिया गया फलन जो होता है वो वर्धमान फलन होता है, यही चीज इसमें शो किया गया है। ऐसे दूसरे अगर डायग्राम में हम समझे तो इसमें देखिए ध्यान से जैसे हम इस पॉइंट पर है ये x का मान यहाँ पर x1 ले लिया, इस पॉइंट पर अगर हम वैल्यू निकालें तो इस पॉइंट पर ये आपकी f ऑफ x1 की वैल्यू निर्धारित कर रहा है। अब इसमें हम x2 थोड़ा और अधिक बढ़ा लेते हैं, x2 थोड़ा सा बढ़ा ले रहे हैं, मतलब x1 इज लेस देन x2 ले रहे हैं। तो अगर यहाँ पर लेते हैं ऐसा मान तो इस पर देखिए y का मान क्या मिलेगा, इस पर y का मान ये मिल जाएगा f ऑफ x2 इस जगह पर। तो देखिए यहाँ पर x1 छोटा है x2 बड़ा है, और यहाँ पर देखिए f ऑफ x1 बड़ा है और f ऑफ x2 छोटा है, यानी f ऑफ x1 जो है ये बड़ा है और f ऑफ x2 क्या है छोटा है। तो ये अपोजिट कंडीशन फॉलो हो रही है,
इसका मतलब ये जो है, जब इस प्रकार की कंडीशन फॉलो होती है तो जो दिया गया फलन है वो एक हास्यमान फलन होगा। तो हम डायग्राम से भी इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। ये अचर पद के लिए इंडिकेट होता है। तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिए, और इसमें इतना आप ध्यान रखिए कि किसी फलन को वर्धमान और ह्रासमान निकालने के लिए इन कंडीशंस का प्रयोग किया जाता है। अब आइए कुछ हम इनके एग्जाम्पल्स पर ध्यान दें। तो एग्जाम्पल्स पर ध्यान देने के लिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर इससे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया जा रहा है एफ एक्स बराबर, यानी हमें आर पर एफ एक्स बराबर दिया जा रहा है 3x प्लस 17, और इसका मान हमें इसमें लिखा हुआ है से प्रदत्त फलन वर्धमान फलन है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। हमें इस फलन को वर्धमान फलन सिद्ध करना है। तो देखिए ध्यान से भाई, इसमें कैसे करेंगे। एफ एक्स बराबर ये दिया जा रहा है, तो हम x1 x2 बिलोंग्स टू आर, हमने x1 और x2 कोई दो वैल्यूज हमने इस प्रकार से ली हैं जो कि r पर है। r क्या है? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ अगर हम मान लें, माना x1 इज लेस देन x2 है, माना x1 इज लेस देन x2 है, तो इसके अनुसार हम ये फलन यहाँ पर बनाएं अगर, तो उसके लिए हमें पहले 3x को बनाना होगा, उसके लिए 3 से दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 3x1 इज लेस देन 3x2, 3 से दोनों तरफ गुणा करने पर अब इसके बाद हमें प्लस में 17 चाहिए, तो इस 17 को लाने के लिए दोनों तरफ हम 17 को जोड़ देंगे। तो लिख देंगे दोनों तरफ 17 जोड़ने पर, दोनों तरफ 17 जोड़ने पर, तो देखिए 3x1 प्लस 17 इज लेस देन 3x2 प्लस 17, इतनी वैल्यू यहाँ पर मिल गई है। अब देखिए इसके बाद में इतनी वैल्यू मिल गई है। अब ये मान देखिए, अगर एफ ऑफ एक्स का मान 3x प्लस 17 है, और इसी से हम अगर एफ ऑफ x1 की वैल्यू निकालें तो इसको लिखा जाएगा 3x1 प्लस 17। अगर हम एफ ऑफ x2 की वैल्यू निकालें तो यहाँ लिखेंगे 3x2 प्लस 17। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो 3x1 प्लस 17 है, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं एफ ऑफ x1 लेस देन, और 3x2 प्लस 17 जो है इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ x2। तो देखिए हमें क्या रिजल्ट हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। हम x1 इज लेस देन x2 लेके चले थे, और जिससे हमें जो रिजल्ट प्राप्त हुआ इससे एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2। और ये हमने आपको अभी परिभाषा बताई थी कि अगर हमें उस परिभाषा के अनुसार ये जो फलन है ये एक वर्धमान फलन है, तो लिख देंगे इसलिए एफ एक्स जो है एफ एक्स आर पर एक वर्धमान फलन है। ठीक है, एफ एक्स जो है वो आर पर एक वर्धमान फलन है। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी बीजगणितीय फलन है, ये बीजगणितीय फलन दिया जा रहा है, तो जितने भी बीजगणितीय फलन है उन सभी को आप इसी तरह से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, इसी को हम दूसरे मेथड से भी समझा सकते हैं। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। अब इसी का एक अल्टरनेटिव मेथड देखिए, सेकंड मेथड के लिए देखिए, जैसे एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है 3x प्लस 17, ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। अब इसमें देखिए 3x प्लस 17 जो है एक बीजगणितीय फलन है, और बीजगणितीय फलन वास्तविक संख्या पर सतत होता है और अवकलनीय भी होता है। तो हमें ये पता है कि जो फलन है ये सतत भी है और अवकलनीय भी, यानी क्लोज इंटरवल पर सतत है
और ओपन इंटरवल पर अवकलनीय है। ये तो हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है फलन को देखते ही। तो हम यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे, जो इसकी हमने दूसरी परिभाषा बताई थी उसके अनुसार हल कर रहे हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने के लिए यहाँ पर x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष करने पर देखिए यहाँ पर 3 dy dx ऑफ x प्लस dy dx ऑफ 17। तो 3x का dy dx हो जाएगा 1 प्लस 17 अचर पद है 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। तो देखिए एफ डैश एक्स का जो मान है हमें 3 प्राप्त हो गया है। और अगर एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0 आता है, एफ डैश एक्स का मान अगर हमें ग्रेटर देन 0 मिलता है, तो इसलिए एफ जो है एक वर्धमान फलन है। ये एक दूसरा तरीका हो गया किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर वर्धमान या आसमान सिद्ध करने के तरीका। अब इसमें एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि अगर कोई समीकरण रैखिक समीकरण दिया जा रहा है, अगर कोई समीकरण आपको रैखिक दिया जा रहा है, तो आप यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी एक तरीका अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी रैखिक समीकरण दिया जा रहा है तो इन दोनों में से कोई भी एक तरीका अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई फलन रैखिक नहीं दिया जा रहा है तो अधिकतर केसेस में हम ये जो अवकलन वाला मेथड है इसको हम वहां पर अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए इसके कुछ और एग्जांपल्स को देखिए ताकि आपको ये जो टॉपिक चल रहा है वर्धमान और ह्रासमान फलन, ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर इसी के और आगे चलते हैं। इसी में अब एक दूसरे हम और क्वेश्चन ले रहे हैं, एफ एक्स बराबर ई की पावर 2x, एफ एक्स बराबर ई की पावर 2x ये दिया जा रहा है। इसको भी आप दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी मान क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, हमने अभी अभी आपको बताया था कि अगर रैखिक नहीं है कोई भी दिया गया समीकरण, जो फलन है वो रैखिक समीकरण नहीं है, तो फिर आप अवकलन वाले मेथड से सॉल्व करें तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, अवकलन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर कोई दिया गया फलन रैखिक समीकरण प्रदर्शित कर रहा है तो आप दोनों में से कोई मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हम यहाँ पर ये बता रहे थे, रैखिक मतलब बीजगणित से है। हाँ क्या कह रहे हो बच्चों? सर रैखिक समीकरण मतलब बीजगणित समीकरण है क्या? रैखिक समीकरण मतलब बीजगणित समीकरण है क्या? हाँ हाँ, सर रैखिक मतलब ऐसा समीकरण बीजगणितीय समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो, वो रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, जैसे 3x + 17 अभी लिया जी था, सर, जी उसमें सर। जो प्रयुक्त चर है x और उसकी जो अधिकतम घात है वो है 1, तो ये रैखिक समीकरण हुआ। क्लियर हो गई बात? जी सर। ऐसा बीजगणितीय फलन जिसमें प्रयुक्त चर की अधिकतम घात 1 हो, वो रैखिक समीकरण। तो देखिए ध्यान से आगे, f(x) बराबर e की पावर 2x दिया जा रहा है, तो इसको आप अवकलन वाले मेथड से आसानी से सॉल्व करें। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब हम इसमें लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह डैश x बराबर हो जाएगा dy dx ऑफ e की पावर 2x। तो e की पावर 2x का हमें अवकलन करना है, तो हम इस 2x को x मान लेंगे, तो e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x, और dy dx फिर से करेंगे 2x का, तो 2 बाहर आ जाएगा, e की पावर 2x, और x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यानी यहाँ से हमें f x का मान मिल गया 2e की पावर 2x, हमें ये मान यहाँ से प्राप्त हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब f(x) का मान ग्रेटर देन 0 है या नहीं, ये कैसे हमें मिलेगा इसमें? तो देखिए ध्यान से, हमेशा ये ध्यान रखिए, यहाँ पर रियल नंबर पे जब हम चेक करेंगे तो जो e की पावर x का मान होता है, अगर मैं x बराबर 1 ले तब भी ये मान
क्या होता है, ये मान जो होता है 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू देता है। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जब ये 2 पॉइंट एक्स वैल्यू 1 लेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू देगा, मतलब ये वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करेगा। भाई यहाँ पर कोई भी रियल नंबर आप रखेंगे, उसका ई की पावर में मान निकालेंगे तो हमेशा इसमें वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसलिए जो एफ एक्स है एक वर्धमान फलन है। एफ एक्स जो है एक वर्धमान फलन है। अब देखिए ये तो आपको जनरल मेथड हो गए। अब एक थोड़ा सा इससे अलग हट के जो टॉपिक है उसको हम बताएं इसी में, कि उसमें देखिए कैसे सॉल्व करेंगे ये। अब आपको अब लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसके बाद इसको बाकी के कल समझाएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है साइन एक्स। एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है साइन एक्स। अब हमें इसको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? नंबर ए 0 से π/2 में ये वर्धमान है। बी नंबर π/2 से पाई में आसमान है। नंबर सी 0 से पाई में ना तो वर्धमान है और ना तो आसमान है। तो हमें ये चीजें यहाँ पर सिद्ध करनी है। तो देखिए ध्यान से, एफ एक्स बराबर साइन एक्स है। तो हमने आपसे बताया है कि अगर आपको रैखिक समीकरण मिल जाए तब तो आप वो x1 और x2 वाला मेथड अप्लाई करें। अगर आपको रैखिक समीकरण नहीं मिल रहा है तो आपको अवकलन वाला मेथड ही प्रयोग में लाना है। ये माइंड में बिल्कुल फिट कर लीजिए आप, ठीक है। अब इसमें देखिए जब यहाँ पर एफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया जा रहा है और यहाँ पर हम यक्ष के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे, जब हम यक्ष के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो फिर एफ डैश एक्स का मान यहाँ से हमें प्राप्त हो गया कॉस एक्स। हमें एफ डैश एक्स का मान यहाँ से मिल गया कॉस एक्स। अब देखिए ध्यान से, अगर ये जो कॉस एक्स है, अगर यहाँ पर हमें चतुर्थांश की बात करें, चतुर्थांश की बात करें तो इसमें जो cos x होता है वो जब पहले चतुर्थांश में होता है तो जो cos x है ये धनात्मक होता है। cos x जो होता है पहले चतुर्थांश में धनात्मक होता है। आपने ASTC पढ़ा होगा, ASTC यानी एड शुगर टू कॉफी। ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर एक होगा ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब cos x भी यहाँ प्लस होगा। अब दूसरे में यस मतलब साइन और cos x ये पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ बात हम सिर्फ cos की करेंगे, तो दूसरे में जो cos x है ये निगेटिव होगा। cos x जो है ये निगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले चतुर्थांश में जो एंगल होता है वो 0 से π/2 के बीच का होगा। तो यानी अगर कोई मान 0 से π/2 के मध्य है, अगर कोई एंगल 0 से π/2 के मध्य है तो उसमें cos x का हमें धनात्मक मान प्राप्त होगा। तो यानी अगर हम ये ले लें कि 0 से π/2 में लें, 0 से π/2 में लें, लिख देंगे if x belongs to 0 to π/2, यदि x एक ऐसा मान है जो 0 से π/2 के मध्य है तो इसलिए जो यहाँ पर f डैश x होगा, ये जो f डैश x होगा ये cos x ये ग्रेटर देन 0 होगा। ये यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा। और इसी में अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो लिख देंगे इसमें, इसलिए
0,π/2 में fx एक वर्धमान फलन है। fx एक वर्धमान फलन है। कब लिखेंगे? जब जो x है, जो ये एंगल है, वो पहले चतुर्थांश में पड़े, तब f डैश x जो है ये cos x होने की वजह से ये धनात्मक होगा, यानी 0 से अधिक होगा। और ये अगर f डैश x 0 से अधिक होता है तो 0 से π/2 अंतराल में fx जो है एक वर्धमान फलन होगा। अब इसी में केस सेकंड यहाँ पर लिख देंगे। केस सेकंड क्या होगा? जो दूसरे चतुर्थांश की अगर हम बात करें, दूसरे चतुर्थांश क्या होगा? वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, तो वो कोण जो है दूसरे चतुर्थांश में होगा। और cos x इस वजह से दूसरे चतुर्थांश में होने के कारण निगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए आगे इसको बता दे रहे हैं हम। हाँ, अब इसमें देखिए लिखेंगे इफ x बिलोंग्स टू π/2, पाई, अगर x जो है π/2, पाई यानी दूसरे चतुर्थांश में लाई करता है, तो लिखेंगे इसलिए जो f डैश x है, f डैश x क्या है? ये cos x है। f डैश x क्या है? cos x है। तो जो f डैश x है वो लेस देन 0 होगा। f डैश x का मान जो है ये लेस देन 0 होगा। और अगर f डैश x लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो परिभाषा हमने आपको लिखवाई थी उसके अनुसार लिखेंगे कि π/2, पाई, π/2, पाई में आसमान फलन है। से घासमान फलन है। तो ये आपका ए पार्ट था, ये आपका बी पार्ट है। और अब देखिए आगे सी पार्ट। सी पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है। सी पार्ट में लिखा हुआ है, इसमें देखिए हमें 0 से पाई में दिखाना है, ना तो वर्धमान होगा और ना ही घासमान होगा। तो इसमें देखिए ध्यान से सी पार्ट में तो लिखेंगे कि चूंकि 0 से π/2 में fx एक वर्धमान फलन है तथा π/2 से पाई में fx एक आसमान फलन है। इसलिए इन दोनों को आप मिला दीजिए, कंबाइन कर दीजिए, जिसको लिखेंगे 0, π/2 यूनियन π/2, पाई, π/2, पाई में fx ना ही वर्धमान तथा ना ही आसमान फलन है। यानी जब हम दोनों पे टोटल देखेंगे, टोटल का मतलब हो गया 0, पाई हो गया। तो जब हम 0, पाई में देखेंगे, 0, पाई में देखेंगे तो यहाँ पर 0 से π/2 में वो वर्धमान शो करेगा और π/2 से पाई में वो आसमान शो करेगा। मतलब वो दोनों कंडीशन शो करेगा, वो जो है दोनों कंडीशन शो करेगा। तो जब दोनों कंडीशन शो करेगा तो वहां पर हम लिखेंगे कि ना तो वो वर्धमान फलन होगा और ना ही वो आसमान फलन होगा। तो इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो है हमने आपको जो क्वेश्चन बताए हैं, आप इन्हीं की पहले प्रैक्टिस करें। आप जो है इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। कल फिर हम आपको इसके आगे के क्वेश्चंस को समझाएंगे, तब हम आगे बताएंगे कि आपको किस प्रकार के और क्वेश्चन जो हैं और प्रैक्टिस करने हैं। तो अभी आप इतना देखिए और आज की क्लास यहीं पे हम फिनिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो भी आपको समझाया गया इसको आप अच्छे से नोट कर लें और तैयार करें और समझिए ढंग से। ओके बच्चों, गुड बाय।